हाँ देखिए, कल आप लोगों को अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया गया था। आइए आज देखते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति, और इसी को हम कहीं कहीं लंब स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लंब स्थिति करके दे देता है और वहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज कर देता है। इसलिए निरक्षीय स्थिति को ही लंब स्थिति कहते हैं। में विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आज आपका आर्टिकल होगा। निरक्षीय स्थिति या उसी को कहेंगे लंब स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ एक द्विध्रुव ले लेंगे, -q + q, एक द्विध्रुव हो गया। जब द्विध्रुव आपको बताया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है और इसके बीच की दूरी 2l होती है। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके मध्य से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब -q आवेश के कारण एक क्षेत्र विकसित होगा और एक +q आवेश के कारण होगा। दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी। हम इसको यदि E1 मान लें और इसको E2 मान लें, ये दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। अब दोनों का हमें परिणामी ज्ञात करना है, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हाउ वी कैन मेजर दिस, ये हमारा प्रॉब्लम है। दोनों सदिश हैं, इसलिए इनको सदिश रूप में जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए करते क्या है, देखें ये हमारा पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर E1 और E2 दोनों काम कर रहे हैं। अब करते क्या है कि E2 जो इधर है उसकी दिशा इधर कर लेते हैं। E1 को वेक्टर मानकर उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो देखिए ये दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको हम E1 cos थीटा कह देंगे और इसको E1 sin थीटा कह देंगे। उसी तरह E2 को तोड़ेंगे तो एक वेक्टर इधर आ जाएगा जिसको E2 sin थीटा कह देंगे और एक इधर ही आएगा जो E2 cos थीटा होगा। अब आप देख रहे होंगे कि E1 sin थीटा इज परपेंडिकुलर, या ये कहें कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा के ठीक विपरीत और बराबर है। हम इसको यहाँ बनाते रहे, एक बार फिर आप समझिए, यह पॉइंट P है तो इस पर अगर E1 है तो E1 के दो घटक हमने बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। इसको हमने E1 sin थीटा कहा और इसको E1 cos थीटा कहा। अब E2 जो इधर की ओर था, अब इस E2 को तोड़ा, देखिए यह E2 दिखा रहे हैं आपको। इस E2 को तोड़ा तो दो कंपोनेंट्स मिल गए। देखिए E2 sin थीटा और इधर ही हो जाएगा E2 cos थीटा। अब इस फिगर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट P था। अब E1 sin थीटा को E2 sin थीटा निगलेक्ट कर देगा क्योंकि बराबर और विपरीत है। इसलिए पॉइंट P पे जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी P पर, वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 और E2 बराबर होंगे न्यूमेरिकली, क्योंकि आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 2E1 cos थीटा। क्यों लिखा?
क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2। अब आइए, अब E1 और cos थीटा के मान लिख दें तो हमको P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही मालूम हो जाएगा। अब आइए, E होता कितना है, तो सामान्य फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो अब उस फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, अब देखिए यह दूरी होगी, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए यह दूरी आपका r है, यहां से यहां यल हो जाएगा, ये यहाँ की दूरी यल हो गई, तो यल हो गया, ये r हो गया, तो यह दूरी निकालेंगे तो √r² प्लस l स्क्वायर। अब इसका वर्ग हमको करना है, इसका वर्ग करेंगे यानी हो गया r² प्लस l का स्क्वायर इंटू cos थीटा आधार बटा कोण, आधार यहाँ देखिए यल हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा l बाई √r² प्लस l का स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे यल बटा √r² प्लस l का स्क्वायर। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर हो गया 2ql हो गया, तो 2ql को p कह देते हैं, p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिख दिया, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर p हो गया और नीचे देखिए r² प्लस l स्क्वायर है, और यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट को 1/2 कर सकते हैं और गुणा में घात जुटेगा, तो ये आधान 1/2, यानी यहाँ हो जाएगा r² प्लस l स्क्वायर का 3/2। अब चूंकि l स्क्वायर का 3/2, l इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू r, तो l को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और तब E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब। तो देखिए ये होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब, जहाँ p क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये आपको बताया जा चुका है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण, और r दूरी है, p वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस तरह से ये आयत पूरा होगा। अब आइए, अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही स्थितियों में हम आंकिक प्रश्न को देखते हैं। तो इसके लिए अब देखिए क्वेश्चन बनता है -5 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए लिख रहा हूं, +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, की दूरी पर रखे गए हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर
में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। दो आवेश है, -5 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए गिवन दैट क्या दिया गया है, तो दो आवेश दिए गए हैं। Q1 इज इक्वल टू +5 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। R उसके लिए डिस्टेंस है 10, 2L कह लीजिए 10 सेंटीमीटर। देखिए दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वह 2L होती है। अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि L है 10 और 2L 20 सेंटीमीटर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेशों के बीच जब द्विध्रुव का निर्माण होता है तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी 2L ही ली जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि P कितना होगा। तो P फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, Q इंटू 2L होगा। Q दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेते हैं, 5 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम है तो कूलम में बदल दिया, इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब कितना हो गया, 10 × 5 हो गया 50 × 10⁻⁸, या इसको कर देंगे 5 × 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये इसका मात्रा। सेकेंड क्वेश्चन इसको दिया है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है अगेन E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/r³। अब यहाँ इस वैल्यू को रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई P निकाले हैं 5 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाई, अब सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 15 × 10⁻², और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 10, देखिए यहाँ 5 × 10 हो गया, या छोड़िए अभी काट लेते हैं, 9 इंटू 10⁻, अभी कैलकुलेट करिए, यहाँ 9 में से 7 निकाल दीजिए, 10⁻² करिए इंटू 2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई, देखिए अब इसका क्यूब करना है, यानी 15 × 15 × 15 और × 10⁻⁶, क्योंकि -2 -6 हो जाएगा। अब काटिए, कुछ कटेगा, 5 3 15, 3 3 का 9, फिर 3 से कट गया 15, ये 5 कट गया। अब देखिए अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर केवल 2 बचा हुआ है और नीचे हो गया 15 × 15 × 75 हो गया, क्योंकि ये 15 कट चुका है और ये 15 कट चुका है, 15 × 75 और ऊपर 2 है, ये जाएगा 6 और 8 बना देगा, उस 8 को 200 लिख देंगे और 10 को 6 लिख देंगे, 25 से काट देंगे, 25 × 75 हो जाएगा और 25 × 8 200, यानी 8/3 × 10/6, इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट, क्योंकि 3 दूना 6, फिर 2 बचेगा, 2.67 करेंगे 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ये टोटल ही हो जाएगा। तो अब आज इतना ही,
आगे कल लिखा जाएगा।